महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा ये कहता है 50 होके एकदम ओके। एक जिस हिसाब से वो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरी बार सीएम बने, वैसे देखिए टेक्निकली तीसरी बार, और एक 2.5 साल के लिए डिप्टी सीएम रहे, उनका भी एस्पिरेशन ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस जी अपने आप को प्रोजेक्ट किए डेवलपमेंट मैन है, इंफ्रा मैन है, और ये 4 दिन क्या बारिश गिर गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडस्टिल में आ गई। अब अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलने वाले सबसे प्रमुख शहरों में है, तो मैं ये जानना चाहूँगा अडानी वर्सेस मेदांता क्या। जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जो कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के साथ हुआ था, उसमें तो उसने ही बताया था कि आप बैंक से लोन ले लीजिए और अपने आप को बैंक करप्सी डिक्लेयर कर दो। इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो राम मंदिर चंदा चोरी है, तो उस पर आपके क्या। सुबह पे जमीन खरीदा 18 करोड़ रुपया में और शाम तक उसको 150 करोड़ में बेचा है। सचिन पायलट को कांग्रेस आगे क्यों नहीं लेके आती है। सिंधिया जी जिस दिन भार्गव से पढ़ के आए उस दिन से लगातार वो लोकसभा में जाते रहे, कंटिन्यूस। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आरएसएस कार्यकर्ता को तो ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो भी लोग कांग्रेस में मतलब बीजेपी में गए हैं वो लोग सब करप्ट आदमी थे। नितिन गडकरी जी सबसे पहले वही पैरवी कर रहे थे कि इथेनॉल करना है, क्योंकि उनको पेट्रोल का दाम जो है 25 रुपया पे लाना था। आज क्या 25 रुपये पे आ गया पेट्रोल का दाम। एक कारण ये भी है कि अपनी कांग्रेस से गठबंधन करके उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया। तो ये जो आरोप एकनाथ शिंदे लगाते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने अपना आइडियोलॉजी से समझौता किया, ये कौन सा आइडियोलॉजी है? कोई शहीद हुआ है क्या? उन्होंने जवाब दिया नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपके इस चैनल पे मैं ये नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लैंस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, एयरफोर्स सर्जेंट सुरेंद्र कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सेठी जी मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। राकेश जी, सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना, और कांग्रेस को चुना तो और अब तक का आपका राजनीतिक सफर कैसा रहा है? देखिए, जब हम लोग कॉलेज डेज से एनएसयूआई से जुड़ा हुआ था, और जब आप जब कॉलेज में होते हो तब आपको समझ में आता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ थी। हमारे बीच में बीजेपी थी, कांग्रेस थी, क्योंकि मैं मुंबई महाराष्ट्र से आता हूँ, शिवसेना थी। तब हमने एक मेजर डिफरेंस देखा कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, क्या उनका एजेंडा है। जब बीजेपी को देखा तो हमें साफ फर्क नज़र आ रहा था कि ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे हमारे बीच में विभाजन करना चाहती है और सिर्फ हिंदू की बात करती है और हिंदू राष्ट्र की बात करती है। दूसरी तरफ था कांग्रेस, जिनका एक बहुत बड़ा योगदान फ्रीडम स्ट्रगल में रहा, देश को आज़ादी दिलाने में रहा। और जब आप देखते हो कि इन दोनों में क्या चुनना है, उस पार्टी को चुनोगे जो देश में विभाजन करना चाहती है, या एक पार्टी वो है जो धर्म, जात, भाषा इसमें कोई भेदभाव नहीं करता और सबको साथ लेके देश को आगे बढ़ाने की बात करती। तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर था कि हमें जाना है, राजनीति अगर करना है तो कांग्रेस की करना है। कांग्रेस की हिस्ट्री को आपने पढ़ा कि क्या नाम है, कैसे कैसे चीजें हुई हैं, तो फिर भी आपने कांग्रेस, अभी प्रेजेंट में आप कांग्रेस में कैसे टिके हुए हैं? देखिए, क्या है कि ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, कांग्रेस में कैसे टिके हुए। क्योंकि आज आप देखिए जितने राजनेता है, एमएलए हो, मिनिस्टर रहे कांग्रेस के समय में, उनके कुछ के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये व्यक्ति को अगर हमें हमारे पाले पे लाना है तो इनके पीछे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को छोड़ दो। तो
जो हम कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, वैसा बात है। जो लोगों ने पैसे गलत तरीके से कमाए, ऐसे लोगों के पीछे अगर आपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा दिया तो उनकी फाइल खुल जाएगी। फाइल खुल जाएगी तो जेल जाएंगे। पैसे जो है, लूटा हुआ पैसा है, वो भी चला जाएगा। तो वो बचाने के लिए बहुत सारे एमपीस, एमएलएस, एक्स मिनिस्टर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग कांग्रेस में मतलब बीजेपी में गए हैं वो लोग सब करप्ट आदमी थे। हाँ, ऐसे डेटा कहता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण बता देता हूँ। 2013-14 तक कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। क्या बात करती थी, क्या घोटाला बात करती थी? वो बात करती थी कि कोयला घोटाला। कोयला घोटाला में मुख्य एक्यूज कौन था? नवीन जिंदाल। ठीक है, कांग्रेस के लीडर थे, राहुल जी के मित्र थे, सब थे। आज नवीन जिंदाल किधर है? कोयला घोटाला से बाहर आ गए। नवीन जिंदाल जी आज राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से गए। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी 13-14 तक। क्या बात करती थी? आदर्श घोटाला। कौन एक्यूज थे वहां आदर्श घोटाला के? अशोक राव चौहान, जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर। सीएम। आज अशोक चौहान किधर है? अशोक चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने दोषी मुक्त करके उनको भेज दिया है राज्यसभा। ऐसे आप उदाहरण देखिए ना, कि आपको लिस्ट मिल जाएगा। और करीबन बीच में हमारे जो मुख्य प्रवक्ता है पवन खेरा जी, उन्होंने तो एक लिस्ट दिया था, करीबन ऐसे 250 लोग हैं जिनके ऊपर, अरे आप आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा अब तो कांग्रेस में थे, बहुत ही कद्दावर नेता थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अमित शाह खुद आकर उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे और बताया था कि हेमंत बिश्व शर्मा कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि ईडी का केस था। जैसे हमने टिकट नहीं दिया, वो चला गया बीजेपी में। बीजेपी ने उसी व्यक्ति जिसके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने ईडी लगाया, उस व्यक्ति को आज मुख्यमंत्री बना। और आज हेमंत बिश्व शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम है वहां पे। ऐसे तो उदाहरण अभी आपको मैं, स्वर्गीय हमारे महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार, अभी तो नहीं रहे, मगर जब थे तब प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र में आए और कहा कि अजित पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। अजित पवार तब विपक्ष में थे। 3 दिन के बाद अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जो है उसको ज्वाइन कर लिया। एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, ज्वाइन कर लिया और उनको डिप्टी सीएम बना गया। तो जिन लोगों के ऊपर आरोप ऐसे, ये तो मैं सिर्फ आपको महाराष्ट्र, आसाम बता रहा हूँ। इसी तरह आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओरिजिनल कैडर है, जो इतने सालों तक अपोजिशन में कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करता था, जेल जाता था, वो कार्यकर्ता आज किधर है? कांग्रेस में जितने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वही लोग आज बीजेपी में आकर बड़े बड़े पोजीशन वही ले लिए। तो बेचारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता को तो ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि आपकी पार्टी में हो क्या रहा है। और आपको आपकी नेतृत्व मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि ये लोग जब अपोजिशन थे, हम पूरा जीवन इनके खिलाफ लड़े, आज वही लोग हमारे पार्टी में आए और हमारे बॉस बन गए। नारायण राणे साहब पहले शिवसेना में हुआ करते थे, फिर कांग्रेस में आए, कांग्रेस में कद्दावर नेता थे, हम काम किए उनके साथ। उनके ऊपर भी ईडी का नोटिस आया, उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी गए, उनको भी मिनिस्टर तक बना दिया। तो ये बात क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को बढ़ाया नहीं, जबकि अपोजिशन में जो लोग हैं, उन जो भ्रष्टाचार किए हैं, उनको जेल भेजने के बदले उनको उन्होंने राज्यसभा में, लोकसभा में मिनिस्टर, डिप्टी सीएम तक बनाने का काम किया। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जैसे लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, जो अच्छे नेता हैं, उनके पास कोई, उनके पीछे कोई ईडी ना कोई करप्शन का कोई चार्ज है। जितिन प्रसाद हुए, सिंधिया हुए,
तो मुझे लगता है सचिन पायलट को कांग्रेस आगे क्यों नहीं लेके आती है? देखिए, ये बात सही है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी में जैसे आपने पूछा सचिन पायलट को क्यों नहीं लेके आती, जब वो समय आएगा। आज तो राजस्थान में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, अब राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी है। मगर भविष्य में ऐसे जो नेता है, बड़े नेता है, उनका जब समय आएगा तब तो लोग उनको चुन के भी लाएंगे, पार्टी को मौका भी देगी। मगर ये बात बहुत ही गलत है कि कोई व्यक्ति विशेष नेता के लिए हम लोग काम नहीं कर रहे, हम पार्टी के लिए कर रहे हैं। और जो पार्टी में नेता भी है वो उनका वजूद इसलिए क्योंकि पार्टी है, पार्टी का विचारधारा है। अब एक आधे दो चार नेता का आपने लिया, सिंधिया जी का आपने नाम लिया कि वो क्यों छोड़ के गए। सिंधिया जी जिस दिन भार्गव से पढ़ के आए उस दिन से लगातार वो लोकसभा में जाते रहे, कंटिन्यूस। उसके बाद एक चुनाव वो हार गए, वो चुनाव हारने के बाद वो बीजेपी में गए। मतलब आप संघर्ष करना नहीं चाहते और जिस भारतीय जनता पार्टी में को आप गालियां देते थे, उनके विचारधारा के खिलाफ बात करते थे। मतलब आप, मैं बात कर रहा हूँ 20 साल की राजनीति है उनका, उनके पिताजी का लेगेसी है, वो पूरा परिवार कांग्रेस के साथ रहा। सिर्फ आपको मुख्यमंत्री नहीं बना इसलिए आपने पार्टी का विचारधारा का पोटली बना के उसको समुद्र में डुबा दिया और अब चले गए बीजेपी में। तो कांग्रेस के तो करोड़ों कार्यकर्ता है जो कभी जीवन में कभी नगर सेवक नहीं बनेंगे, कभी आमदार नहीं बनेंगे, खासदार नहीं बनेंगे, तो फिर विचारधारा कहाँ पे गया। तो ये हमें तय करना जरूरी है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता विचारधारा के साथ है या अपने लिए पद पोस्ट के लिए यहाँ पे है, ये तय करना पड़ेगा। जी, इस समय देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो राम मंदिर चंदा चोरी है, तो उस पे आपके क्या? देखिए, राम मंदिर का जो चंदा चोरी हुआ, जी इसका तो सब न्यूज़ चैनल बात कर रहे हैं, जी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ इसलिए राम मंदिर बना, जी मगर जब से राम मंदिर बना, राम मंदिर कौन चलाएगा, इसके ट्रस्ट के मेंबर्स कौन रहेंगे, इसको किसने तय किया? नरेंद्र मोदी जी ने। एक एक व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पात्र है उन्हीं को ट्रस्टी बनाया गया। भूमि पूजा किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर का उद्घाटन के पूजा में कौन बैठा? नरेंद्र मोदी जी बैठे। उस पे जो ध्वज लगाना था उस पूजा में कौन बैठा? नरेंद्र मोदी जी बैठे। जब हर चीज नरेंद्र मोदी जी बैठ के उनके नेतृत्व में ये सारा चीज हुआ, तो आज जब उस मंदिर में चंदा चोरी हुआ, इसका भी जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जब आप कोई काम अच्छा होने का उसका श्रेय लेते हैं तो आज कुछ गलत हुआ उसका भी आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और देश के तमाम जितने राम भक्त हैं उन सबको आस्था को ठेस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो फिगर आप बता रहे 200 करोड़, वो तो सिर्फ चंदा चोरी का नहीं बता सर, रहे। मैंने ऐसा कोई फिगर नहीं बताया। आपने कहा ना कि 200 करोड़ के नहीं आस, नहीं, मैंने ऐसा कोई फिगर नहीं बताया। कोई बात मैंने नहीं, मगर जो क्योंकि चल रहा है। अभी एक आर्टिकल भी सामने आया एस गुरुमूर्ति का, हाँ, इसमें उन्होंने कहा कि छोटी मोटी गड़बड़ जरूर हुई है राम मंदिर में, लेकिन ऐसे मैनिपुलेट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा स्कैम है। नहीं बता दो। देखिए, मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है वो 200 करोड़ है, मगर लोग जानते नहीं है कि राम मंदिर बनने में बहुत बड़ा हादसा का प्रश्न था। यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन है, बिजनेस हाउस है, कॉरपोरेट, सब ने चंदा दिया और करीबन 3,500 करोड़ रुपया जमा हुआ था। पहला प्रश्न। तो प्रश्न ये है कि आप जानते कि राम मंदिर का जब शुरुआत हुआ, जब खरीदा उनका जमीन, उसमें भी चोरी किया गया। ये इस सम्मानीय ट्रस्टी जिनका अभी चर्चा हो रही है, सुबह पे जमीन खरीदा 18 करोड़ रुपया में और शाम तक उसको 150 करोड़ में बेचा है। एक ही दिन में वही विटनेस, वही व्यक्ति
जो बाद में इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बना। तो ये इंक्वायरी करने की बात है कि नहीं, ईडी सीबीआई इस पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मगर आज लोग देख रहे हैं कि सरकार पूरी तरह ये जो ट्रस्टी है उनको बचाने का कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको विश्वास के साथ बोलता हूँ कि ये ट्रस्टी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये सब लोगों को ब्लैंकेट प्रोटेक्शन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी का है। मैं आपको दो और इंसिडेंट बताता हूँ। जो 200 करोड़ का फिगर हो रहा है, सिंधी समाज के लोगों ने 1-1 किलो के सिल्वर के हीटा बनाया, जिसमें संत झूलेलाल जी का फोटो उसमें लगा हुआ है, और 200 किलो पूरा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के साथ जाकर उन्होंने ट्रस्टीज को दिया। आज 1.5-2 साल हो गया, उसका अभी तक रिसिप्ट दिया नहीं। उसी तरह कुछ लोगों ने चांदी के फ्लावर होते ना, फूल होते, उसके भी करीबन 1000 फूल दिए, उसके भी अभी तक हिसाब नहीं, तो रिसिप्ट नहीं दिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब ये मंदिर बना, इतना बड़ा ट्रस्ट बन रहा है, 3,500 करोड़ आ रहा है, तब ये सारा चीज जब हो रहा है, तब इसका एसओपी क्यों नहीं बनाया गया? आज उसके जो ट्रस्टी है, जो ट्रेजरर है, उन्होंने तो आरोप लगाया कि ये ट्रस्ट में गड़बड़ी हो रही है। वो तो पूना में रहते हैं, और वो कहते हैं कि पूना में जो उनका सीए वो जाता था, और वो 1 महीने में आखिरी के 4 दिन वहाँ पे रह कर पूरा हिसाब किताब लेके इनको रिपोर्ट करता था। तो जो ट्रेजरर है वो आज ये नहीं बोल सकता कि मैं ट्रेजरर था मगर उधर गड़बड़ी हुई। आप भी जिम्मेदार हो, क्योंकि वो पद और पोस्ट आपको दिया गया था। तो अगर आपको कोई पोस्ट दिया गया है तो आपका काम है उस पोजीशन में बैठ के वो काम करना। मगर आज हम देख रहे हैं कि ट्रस्टियों ने अपने हाथ उठा दिए, और बहुत छोटे लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनको जेल भेजने का काम कर। ये हम सब जगह देख रहे हैं, राम मंदिर का मामला हो या रिलायंस का मामला हो। आज अनिल अंबानी 45,000 करोड़ रुपया करीबन 12 बैंकों से ले लिया हैज लोन, और आज जब वो 12 बैंक गए एनसीएलटी में, तो उसका जो कंपनी जिसको लोन दिया उसका वैल्यूएशन सिर्फ 450 करोड़ रुपया निकला। मतलब 45,000 करोड़, और आज वैल्यूएशन अगर कंपनी का सिर्फ 450 करोड़ है, तो वो बैंक्स को अपना पैसा कहाँ से मिलेगा? और ये तो एप्स्टीन फाइल जब रिवील किया यूएसए ने, तो उसमें साफ पता चलता है कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल में जो कम्युनिकेशन अनिल अंबानी के साथ हुआ था, उसमें तो उसने ही बताया था कि आप बैंक से लोन ले लीजिए और अपने आप को बैंक करप्सी डिक्लेयर कर दो, मतलब फिर पैसा भरने आपको आएगा नहीं। और उसी फॉर्मूला का उपयोग करके अनिल अंबानी ने किया। आज आप देखिए 2-3 हफ्ते से हम देख रहे लगातार सभी उनके एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया जा रहा है, मगर अनिल अंबानी बाहर है, वो तो सब लोगों की शादियां अटेंड कर रहा है। जिस व्यक्ति ने भारत के 12 बैंक को 45,000 करोड़ का चूना लगाया, वो खुलेआम घूम रहा है। और ये बात छुपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी और अनिल अंबानी की बहुत अच्छा संबंध है, दोस्ती है, तो ये बात तो छुपी नहीं है। तो जो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज अनिल अंबानी को खुलेआम मदद कर रहा है। ये मुझे लगता है देश से किया हुआ गद्दारी। एथेनॉल पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एथेनॉल के ऊपर तो मैंने 9 महीने पहले ही बोला था कि जब इसकी शुरुआत हुई और 20% एथेनॉल इन्होंने मिक्स करना शुरू किया, तभी ये हमें पता चला, क्योंकि एक फरारी गाड़ी सीज हो गई और नितिन गडकरी जी जो एथेनॉल को पुश कर रहे थे कि 20% होना चाहिए, फिर 40 होना चाहिए, और अभी तो कह रहे कि 100% एथेनॉल भी होना चाहिए, मगर गाड़ियाँ भी तो वैसे होनी चाहिए। आज जो शिकायत देश भर में आप देख रहे हो सोशल मीडिया में, तो ये आ रहा है कि हमें एवरेज नहीं मिल रहा है, इंजन सीज हो रहा है,
को ये सारा जो परेशानी लोगों को आ रही है वो इसलिए आ रही है कि 2024 के पहले के कोई भी गाड़ियाँ वो एथेनॉल कंप्लायंस नहीं है। मतलब वो बनी ही नहीं है कि इथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंडिंग करके हाँ वो चल पाए। 2024 के बाद की जो गाड़ियाँ आ रही है वो गाड़ियाँ उस हिसाब से बन नहीं जा रही है। इसलिए आप देखिए लोगों की ये शिकायत आ रही है कि ये जो पेट्रोल हम डाल रहे हैं हमें एवरेज नहीं मिल रहा है, इंजन सीज आ रहा है और उनके बहुत सारे पार्ट्स खराब हो रहे हैं। और इसमें बड़ा मुद्दा ये नहीं है, ये जिस तरह इन्होंने नोटबंदी गाय में कर दिया ये सब वैसे है, इनका हर चीज़ अर्जेंसी में होता है जिसको ये सोचते नहीं है इम्प्लीमेंट करने से पहले। कोई भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करते हो अच्छा हो बुरा हो पहले ये देखिए कि लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है क्या। दो इसमें प्रॉब्लम है, एक ठीक है आपको इम्प्लीमेंट करना था तो आप लोगों को बोलते कि अब आपको 2024 के बाद की गाड़ियों को इथेनॉल वाला जो ब्लेंडेड है वो डालना चाहिए, मगर ऐसा आपने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया। नितिन गडकरी जी सबसे पहले वही पैरवी कर रहे थे कि इथेनॉल करना है क्योंकि उनको पेट्रोल का दाम जो है 25 रुपया पे लाना था। आज क्या 25 रुपये पे आ गया पेट्रोल का दाम? नहीं सर। तो जनता को जब आप ये बताओगे, जब पॉडकास्ट भी हो रहा तो ये जो पुराना क्लिप है आप जरूर दिखाइए जहाँ पे नितिन गडकरी बोल रहे कि मैं इथेनॉल ब्लेंडिंग करूंगा और उसमें आपका जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ पे आ जाएगा और किसानों को, जो गन्ना किसान है उनको बहुत फायदा होगा। फायदा किसका हो रहा है? सियान एग्रो लिमिटेड करके कंपनी है, नितिन गडकरी जी के लड़के निखिल गडकरी जी का एक कंपनी है और सियान एग्रो को फायदा हो रहा है। आपकी अगर कंपनी है तो उसका ग्रोथ कैसा होता है? 10%, 15%, 20%। नितिन गडकरी जी के लड़के का कंपनी 400% से ग्रो हो रहा है और इस लास्ट ईयर का प्रॉफिट उनका 441 करोड़ का जो उन्होंने फाइल किया हुआ सियान एग्रो ने। तो ये बात तो तय है, जो व्यक्ति मिनिस्ट्री में होता है एक थंब रूल है, उनका कोई भी रिश्तेदार उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड काम नहीं करेगा, ये तो रूल है। नितिन गडकरी जी है परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। अब आप ही का लड़का सियान एग्रो का मालिक है जो इथेनॉल को ब्लेंडिंग का काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, नरेंद्र मोदी जी को ये दिखाई दे रहा है। वो गडकरी जी ये भी तो कहते हैं ना E80 लेके आने से आत्मनिर्भर भारत। नहीं, वो हम भी इंतजार कर रहे हैं, हमको भी 25 रुपया वाला पेट्रोल चाहिए, वो होना ही चाहिए। मगर ये क्या बात है कि आज ब्लेंडेड इथेनॉल वाला पेट्रोल 109 रुपया का है और पता है जो ओरिजिनल पेट्रोल जो पहले मिलता था कांग्रेस के ज़माने पे, ये तो मिलावट वाला है। ओरिजिनल पेट्रोल का भाव आज 160 रुपीज़ है। कितना? 160 रुपीज़। आप पेट्रोल पंप पे चले जाइए और कहिए कि मेरे को ये जो गन्ने का जूस वाला पेट्रोल नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल पेट्रोल चाहिए, वो 160 रुपया का। और मैं आपको कंपैरिजन कांग्रेस के समय पे करता हूँ। कांग्रेस के समय पे पेट्रोल का जो कीमत है क्रूड ऑयल का $150 पर बैरल था, तब पेट्रोल का कीमत 57 रुपीज़ था। आज मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने, इमीडिएट वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया और वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस ड्रॉप हुआ, एक्सेस ग्रोथ हुआ। 14 में मैं बात कर रहा हूँ, तो $75 पर बैरल हुआ। तो कांग्रेस के समय में $150 था, वो 75 हुआ। तो पेट्रोल डीजल का भी तो रेट कम होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जो 56 में वो मिल रहा था वो आपको 25-30 रुपये में मिलना चाहिए। तब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे जैसे बाहर पेट्रोल क्रूड ऑयल का प्राइसेस कम होते गए, यहाँ पे टैक्स बढ़ाते गए। पिछले साल नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने लोगों को लूट कर कितना टैक्स लिया सिर्फ पेट्रोल से, आपको पता? 40 लाख करोड़। दिस इज द प्रॉफिट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग। ठीक है, यूक्रेन का युद्ध था, तभी हम जब रशिया से ऑयल खरीदते थे, रशिया को वर्ल्ड में बैन कर दिया था, यूरोप ने बैन किया था, हमें ये फैसिलिटी थी कि हम रूबल में खरीद रहे थे, उनके करेंसी में कोई खरीद नहीं रहा था। तब क्रूड ऑयल हमें करीबन कुछ नहीं तो $60 पर बैरल के हिसाब से मिल रहा था। मतलब पेट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती तो हमें आधे के रेट पे पेट्रोल डीजल दे सकती थी, मगर उन्होंने कभी नहीं दिया। जनता को इसका फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा सबसे ज्यादा जो हुआ, सरकारी कंपनी हो या रिलायंस को हुआ। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने इनको धमकाया, इन्होंने रशिया से लेना बंद कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि जो आज इथेनॉल का प्रॉब्लम चल रहा है, इसका मुख्य, अगर आपको मास्टरमाइंड अगर कहना पड़ेगा तो वो नितिन गडकरी जी है और हरदीप पुरी है। इन दोनों को जो ये पूरा मसला है, जो लोगों को आज इतना दिक्कत आ रही है, ये दोनों मिनिस्टर्स को अपने पदों का राजीनामा देना चाहिए। हरदीप पुरी को इसलिए राजीनामा देना चाहिए क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन उनके सरकार, पेट्रोलियम मिनिस्टर वो है। और हरदीप पुरी जी का कुछ दिन पहले आपको पता है एप्स्टीन फाइल्स में भी इनका नाम आया था। मतलब क्यों आया था? तब ये मिनिस्टर नहीं थे, ये अमेरिका में थे, एप्स्टीन को मिलने गए, उससे एडवाइस लेते थे, अनिल अंबानी को मिलाने का काम किया। और मेरा तो ये आरोप है एप्स्टीन के कहने पे ही वो यहाँ पे मिनिस्टर बने। ये थोड़ी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है हरदीप पुरी, इसका कोई संबंध नहीं था, वो एम्बेसी में था। जेफरी एप्स्टीन के बोलने पे नरेंद्र मोदी जी को चलिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, बड़ा आरोप तो मिला ही है ना, डायरी वो मीडिया नहीं दिखा रहे तो हम क्या करें। हरदीप पुरी वॉज नॉट नेवर द पार्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वो तो डिप्लोमेट थे ना, एम्बेसी में काम करते थे। जब उनका नौकरी चला गया तब वो एप्स्टीन को मिल रहे, और एप्स्टीन को अब मिल रहे, यही बात गलत है ना, क्योंकि एप्स्टीन तो मोलेस्टर है, चाइल्ड एब्यूजर है, और ये तो 2008 से उसके ऊपर आरोप है और वो सजा काट रहा है। ऐसे नहीं कि हरदीप पुरी को पता नहीं कि एप्स्टीन कौन है, इसके बावजूद वो अनिल अंबानी उससे कम्युनिकेशन कर रहे। नरेंद्र मोदी जी का व्हाइट हाउस से जब रिश्ता बिगड़ गया तो ये जेफरी एप्स्टीन था जो अनिल अंबानी को कहता है कि प्रधानमंत्री जी को कहिए कि पहले इजराइल जाइए और फिर अमेरिका जाइए। जैसे ही प्रधानमंत्री इजराइल गए, क्योंकि इजराइल, हमारे देश के कोई भी जितने प्रधानमंत्री कभी इजराइल नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जो इजराइल गए। क्योंकि वाजपेयी जी हो या जनता पार्टी की सरकार आई, कोई भी सरकार है, हम हमेशा, हमारा स्टैंड पैलेस्टीन की तरफ था। नरेंद्र मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जो जाके इजराइल से अपना रिलेशन बनाया, जिसके कारण आज हमारा पूरे मिडिल ईस्ट में जितने देश है उनके साथ रिश्ता अपना बिगड़ चुका है। और जो जेनोसाइड इजराइल ने आज किया है, यूरोपियन देश भी अब उनसे दूरी कर दिया इजराइल से, वॉर क्रिमिनल बोल रहे वो। तो जब आप उधर के प्रेसिडेंट को वॉर क्रिमिनल बोल रहे फिर भी आप उससे रिश्ता रख रहे, ये मुझे लगता है बैड फॉरेन पॉलिसी। इंडियन डिप्लोमेसी पे क्या कहेंगे आप? बहुत ही बिगड़ चुका है। जो पासपोर्ट देख लो, इंडियन पासपोर्ट, मनमोहन सिंह जी थे, उसका एक रैंकिंग होता है, मतलब आप कितना इजीली दूसरे देश में जा सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट का रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग 74 था मनमोहन सिंह जी के अंदर, और मोदी जी के अंडर वो करीबन आज 140वें नंबर पे। हमारा बहुत बुरी तरह, आप ये देखिए, हमारा ये अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की तरफ से सब देश आ गए, हमारी तरफ से कौन आया? हमें इन्होंने राइफल लिया हुआ था इसलिए फ्रांस ने मदद किया थोड़ा बहुत, और अफगानिस्तान जैसा देश हमें मदद कर, जो अफगानिस्तान में आज तालिबान चल रहे, जिनको हमारी यही सरकार आतंकवादी बोलते थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया पाकिस्तान के अगेंस्ट। बाकी तीसरा कोई बड़ा देश हमें सपोर्ट नहीं किया, ना अमेरिका ने किया, ना रूस ने किया, ना चाइना ने किया, ना कोई और देश ने।
आज इंटरनेशनल लेवल पे नरेंद्र मोदी जी हो, उनका फॉरेन पॉलिसी है पूरी तरह फेल हो चुका है। और ये जो विश्व गुरु का ढंका बजा रहे हैं वो पूरा तरीके से फेक है। गुजरात से 4-4 फ्लाइट भर के लोग जाते हैं। जैसे आज वो ऑस्ट्रेलिया गए, ये जब जाते हैं और वो मोदी जी को बोलते हैं कि ये आप लिविंग गॉड है, लिविंग गॉड है, वो अपना हाथ में पासपोर्ट भी रहता है इनका। अब ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वो जो वहाँ पे आप पब्लिक देखते हैं, वहाँ के लोकल तो आते नहीं है देखने। नेहरू जी तो है नहीं। नेहरू जी का अब 1947 का न्यूयॉर्क जब वो गए थे, वो विजिट देखे पूरा का पूरा फिरंगी लोग आए थे देखने। और आज नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो बाकायदा टूर एंड ट्रेवल्स को बोल के 4 फ्लाइट पहले जाती है, गुजरात के लोग जाते हैं और डायस्पोरा। वही वहाँ पे रिसीव करते हैं। डायस्पोरा तो उस देश के लोग आना चाहिए, कोई नहीं आ रहा है, कोई अपना काम काज छोड़ के आता नहीं। ये सब क्रिएट किया हुआ इवेंट है। इसलिए ना नरेंद्र मोदी जी का जब आप खर्चा मांगते हो, आज पिछले 10-12 साल में 10,000 करोड़ के ऊपर खर्चा कर लिया इन्होंने यही टूर्स के ऊपर। इसके बाद भी आपके पास 4 अच्छे दोस्त नहीं है, इसलिए पासपोर्ट रैंकिंग में आपका इतना बुरा हाल है। आज अमेरिका हमें टैरिफ लगा रहा है। ये टैरिफ क्या है? मनमोहन सिंह जी के समय पे कोई भी सामान अमेरिका से इंडिया आता था तो 25% से लेके 200% तक का टैरिफ लगता था। आज उल्टा हो गया है और हम माल बेचते थे तो वहाँ पे कोई टैरिफ नहीं था। आज पता नहीं नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरते क्यों है। आज उनका एग्रो प्रोडक्ट्स इधर आ रहा है, उसको ऊपर टैरिफ इज 0। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जा रहा है उसको 25% है, जो तो पहले कभी नहीं था ही नहीं। तो ये कौन सा डिप्लोमेसी है? मतलब जो पहले हमें बेनिफिट था वो कुछ भी नहीं मिल रहा है और अमेरिका पूरी तरह हमें दबाने का काम कर रहा है। पिछले दिनों देखो, रूस से हम तेल ले रहे थे, हमारा फायदा हो रहा था। अब उन्होंने बोल दिया कि मत लो तो हमने बंद कर दिया। फिर ईरान के साथ युद्ध छिड़ना शुरू हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में प्रॉब्लम आए, हमें ऑयल नहीं मिल रहा था। तब अमेरिका ने बोला ठीक है आप रशिया से ले लो, तब हमने लिया। अब उन्होंने फिर से बोला आप बंद कर दो, हम बंद कर रहे हैं। मतलब क्या इतने बड़े देश को क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने रिमोट पे चलाने का काम कर रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से इतना डरते क्यों है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, उनका फील्ड मार्शल को बुलाते हैं और वहाँ पे 3-3 दिन तक उनको से के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, डिनर करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट से पहले डोनाल्ड ट्रंप से ट्रंप ट्वीट हो गया था। यही बात है ना कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इतना महत्व दे रहा है, हमें महत्व नहीं दे रहा है। और 10 बार 20 बार उन्होंने ये कहा कि इंडिया के 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, 4 एयरक्राफ्ट गिरा दिए। ना इंडियन गवर्नमेंट ने उसको जवाब दिया, ना नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था करके आप बोलिए और आप कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो बता रहा है 4 या 6 एयरक्राफ्ट जो गिरे वो गलत है, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, राजनाथ सिंह जी ने नहीं बताया, अमित शाह ने नहीं बताया। आप लोग क्यों डर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से? राहुल गांधी ने जब आपको समर्थन, और देखिए जंग और वॉर में शहीद भी हो गए, एयरक्राफ्ट गिरेगी भी। अगर 4 उनके गिरते 2 हमारे भी गिर सकते, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं। और हमारा अपेक्षा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कोई जहाज पे बैठे और चलाए, नहीं। वो काम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का है, वो अपना काम कर रहे और बहादुरी से कर रहे। मगर गलत ये है कि आप देश की जनता को जो झूठ बता दिए, जो आपकी गोदी मीडिया ने झूठ बताया, इस्लामाबाद में आर्मी पहुंच गई, कराची का फोर्ट जला दिया, मतलब एक अनाप शनाप झूठ जो बात किया, इसके कारण हमारी देश की छवि खराब हुई। एक छोटा सा क्लिप आपको याद दिलाता हूँ। राजनाथ सिंह जी हैज डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, पाकिस्तान की भाषा बोल रहा है, अगर आपको पूछना तो ये पूछिए क्या हमारी किसी जवान की छाती हुई है, कि मतलब कोई शहीद हुआ है क्या? उन्होंने जवाब दिया नहीं, कोई शहीद नहीं हुआ और कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपके इस चैनल पे मैं ये नाम आपको पढ़ के सुनाता हूँ और इनको ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ।
क्योंकि ये लोगों ने अपने देश के लिए अपनी जान दी है। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लैंस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मुरली नायक, हवलदार सुनील कुमार सिंह, एयरफोर्स सर्जेंट सुरेंद्र कुमार। ये 6 बहादुर वो जवान हैं जिन्होंने हमारी देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, और इन लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ और इनके परिवार की तरफ मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सब कुछ हमारे देश के लिए दिया। और देश के डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट पे खड़े होकर झूठ बात करते हैं। आपको इनका नाम लेना चाहिए था। पूरा देश इनके परिवार को सम्मान करता है और इनके साथ खड़ा है। विपक्ष है तो क्या हुआ, मगर खुलेआम खड़े होकर ये कहना कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये गलत है। और मुझे ऐसा लगता है कि 140 करोड़ की देश है, इसमें इतने लोग हैं, उनको पता चाहिए कि ये 6 हीरोज कौन है। इसलिए आपके पॉडकास्ट में मैंने इनका नाम लिया, और आज 1 साल के बाद गवर्नमेंट ये एडमिट कर रही है कि ये लोगों की शहादत हुई। इनके क्या परिवार को कितना बुरा लगेगा जब इनके जो किसी का पति, किसी का भाई, किसी का बेटा इस देश के लिए शहीद हो रहा है और डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोल रहा है। तो इनको हमारा सलाम है, और डिफेंस मिनिस्टर को इसलिए राजीनामा देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के कुछ एमपीओ ने ये मांग किया है, क्योंकि आपने झूठ और देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि राजनाथ सिंह जल्द से जल्द एज डिफेंस मिनिस्टर राजीनामा दें। चलिए अब कुछ महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस करते हैं। शिंदे उद्धव गुट के जो एमपीज हैं वो शिंदे गुट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या वजह रही है कि ऐसा हो रहा है? क्या संजय राउत इसके कारण है? क्या उद्धव ठाकरे की जो राजनीतिक पतन होता जा रहा है उसका संजय राउत ही कारण है? क्या उनके एडवाइजर हैं वो? देखिए, जहाँ तक संजय राउत जी की बात है, संजय राउत जी मुझे जो लगता है कि वो शिवसेना का काम कर रहे, ठाकरे परिवार के एकदम नज़दीक के व्यक्ति है, और रोज सुबह वो बाहर आते हैं और प्रेस से बात करते हैं और अपनी जो उनकी जो पार्टी है उसका स्टैंड रखते हैं। और वो मुझे जो लगता है वो बाखूबा करते हैं। लोगों का ऐसा परसेप्शन हुआ है कि जो लोग गए हैं वो संजय राउत के कारण गए, क्योंकि वो गालियाँ देते हैं। वो गालियाँ नहीं देना चाहिए। आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में होते हो तब आपको नहीं देना चाहिए। मगर वो लोग क्या संजय राउत के कारण गए, उसका जवाब ना है। सबसे पहले जब एकनाथ शिंदे और ये जो 40 लोग गए थे एमएलएस, पहले सूरत गए, फिर गुवाहाटी गए, उसके बाद गोवा जाए और फिर मुंबई आए। तो जो पहली बार गए तब संजय राउत ने, जब उसके बाद संजय राउत को जेल भी इन्होंने भेजा, उन्होंने किताब भी लिखा, बहुत अच्छा किताब है वो, और मैं पढ़ा। उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि आदित्य ठाकरे जी अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन के लिए, तब एकनाथ शिंदे भी साथ में थे, ये सब आमदार भी थे, संजय राउत भी थे। एक दिन संजय राउत के कमरे में एकनाथ शिंदे जी आए और कहा कि बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि ईडी और इनकम टैक्स का ये सारा चालू हो चुका है इंक्वायरी, आप हमारे साथ चले आइए बीजेपी में। तो संजय राउत ने कहा कि नहीं, आप क्यों जा रहे हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, और मैं तो नहीं आऊँगा, मगर आप भी मत जाओ। उसमें एकनाथ शिंदे साहब ने ये कहा कि ये जो उम्र हो, अभी मुझे पोता भी हो चुका है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को बच्चा भी हो चुका है, तो मैं ये उम्र मेरा जेल जाने की नहीं है। और जेल से बचने के लिए एकनाथ शिंदे हो या बाकी के 40 लोग हैं, उन्होंने शिवसेना से छोड़कर अपना गुट बना लिया। तो उद्धव ठाकरे जी एज चीफ मिनिस्टर, हमने, क्योंकि महाविकास अघाड़ी थे, हमने उनका काम बहुत नज़दीक से देखा। बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री थे, कोविड के समय पे बहुत अच्छे से हैंडल किया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उनका तारीफ किया। जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी ने कोविड काल में काम किया, बहुत ही तारीफ के लायक है।
और ये जो लोग जा रहे हैं, यादर उनको जेल नहीं जाना है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का उनको छापे नहीं चाहिए, और इससे बचने के लिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अब हाल ही में 9 में से 6 खासदार चले गए। आपने प्रश्न पूछा कि उद्धव जी के समय में क्या ये कम हो रहे क्या आमदार खासदार? आप लोकसभा 2024 का रिजल्ट देखिए। हम लोग महाविकास आघाड़ी करके लड़े और तब 48 खासदार है, उसमें से 31 हमारे आए थे। जो आज सत्ता में है उनकी सिर्फ 17 आए थे। तो हम तो चुनाव जीत रहे थे। विधानसभा में लाडली बहना हो, ईवीएम फैक्टर, बहुत सारा फैक्टर हो, उसको जाने दीजिए, और लोकसभा में तो हमारे पास 31 एमपीज ऑल टुगेदर, तीनों पार्टी आ गए थे ना। तो उद्धव जी के नेतृत्व में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लोगों में है। मैंने जो बताया, एक कारण ये भी है कि अपनी कांग्रेस से गठबंधन करके उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया। अच्छा, ये जो आरोप एकनाथ शिंदे लगाते हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने अपना आइडियोलॉजी से समझौता किया, ये कौन सा आइडियोलॉजी है? कांग्रेस का और राष्ट्रवादी का आइडियोलॉजी सेम है, सेम है। तो एकनाथ शिंदे और फिर बीजेपी जब साथ में सरकार चला रही थी, फिर आपने अजीत दादा पवार को क्यों लिया? एनसीपी ओरिजिनल तो आ गई ना, और एनसीपी और कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी सेम है। इधर आइडियोलॉजी का वॉर ही नहीं है, आइडियोलॉजी से कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ये सिर्फ पैसा और सत्ता के लिए गए हैं। एकनाथ शिंदे गए क्योंकि वो जेल नहीं जाना चाहते, वो खुद बता रहे। तो ये बात कहना कि अच्छा, अब ये जो खासदार गए, अब 9 खासदार थे शिवसेना में, उसमें से 6 चले गए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमें फंड नहीं मिल रहा है, और फंड कौन नहीं दे रहा है? बीजेपी नहीं दे रहा है, और फंड नहीं मिलेगा तो हम हमारे क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। तो आज तक के रिपोर्टर ने इसको एक्सपोज किया। 14 करोड़ का फंड दिया गया था, और ये लोगों ने, किसी ने 35 लाख खर्चा किया 2 साल में, किसी ने 1 करोड़ किया है, किसी ने 60 लाख किया है। मतलब ये 6 लोगों में से कोई भी, जब आपको 14 करोड़ फंड दिया, आप लोग ने 1-2 करोड़ के ऊपर खर्चा भी नहीं कर पाया। तो फिर ये तर्क देना कि हमें फंड नहीं मिलता है, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते इसलिए हम गए, ये गलत है। इन सभी के ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का वॉच होता है। कुछ ना कुछ हेरा फेरी होता है, इनका प्रॉपर्टी होता है, इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होता है, शुगर फैक्ट्री, बहुत सारे। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव सेक्टर में भी काम होता है, कोऑपरेटिव के मिनिस्टर अमित शाह है। तो ये सारा चीज़ कंट्रोल्ड है, और ये सभी लोग उद्धव जी को छोड़ के इसलिए जा रहे हैं, या तो फिर इनको पैसा या ईडी सीबीआई का डर। तीसरा रीज़न विचारधारा के लिए गए, और दूसरा ये कहना कि हम हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए गए, इसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं, और इस पे कोई विश्वास ही नहीं रखेगा। उनके घर के लोग भी उसका विश्वास नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, कभी कभी ऐसा नजर आता है कि उनके बीच कुछ अदावत नजर आ रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जाहिर सी बात है कि 2024 का जो असेंबली इलेक्शन रहा, वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया, और लाडली बहना स्कीम हो, इसका सारा श्रेय उन्होंने अपनी तरफ करने का कोशिश किया। और एकनाथ शिंदे जी को ऐसा लगा क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, और उसके बाद रिजल्ट भी उनके फेवर आया, तो उनको लगा कि मुख्यमंत्री वो बनेंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना करा रंग दिखा दिया। उन्होंने कहा जिस पार्टी के पास ज़्यादा एमएलएस है उसका सीएम बनेगा, और देवेंद्र फडणवीस दोबारा चीफ मिनिस्टर बने। और पहले दिन से ये प्रॉब्लम चल रहा है, इनका पालक मंत्री, मतलब गार्डियन मिनिस्टर होता है, उसका मसला चल रहा है। उसके बाद एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि अब ये जो एमपीज गए, ये भारतीय जनता पार्टी में लॉजिकल जाना चाहिए था, मगर ये सब गए एकनाथ शिंदे के पास। तो एकनाथ शिंदे जी ये चाह रहे हैं कि मेरे उनके जो एमपीज एमएलएज बढ़े, ताकि वो दिल्ली को दिखा पाए, बीजेपी को, कि मैं आपके लिए एमपीज तोड़ के ला रहा हूँ। क्योंकि बीजेपी तो चाहती है ना, जिस तरह राघव चड्ढा को तोड़ दिया, ममता बनर्जी का तोड़ के उन्होंने अभी
कोई और एक छोटा पार्टी में उनको शामिल करवा लिया, मतलब एनडीए का भाग बढ़ रहा है और नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे जी का यही कोशिश है कि दोबारा वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए ये जो अनबन है वो चल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र में जो आप देखो कि पॉलिसी पैरालिसिस शुरू हो चुका है, मतलब एक दूसरे का फाइल भी ये लोग साइन नहीं करते। इसलिए महाराष्ट्र का अभी आप देखो, देवेंद्र फडणवीस जी अपने आप को प्रोजेक्ट किए डेवलपमेंट मैन है, इंफ्रा मैन है, और ये 4 दिन क्या बारिश गिर गई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडस्टिल में आ गई। क्या ये समझौता है डिप्टी सीएम बनना? अगर समझौता तो है, एकनाथ शिंदे कभी नहीं चाहते थे कि वो डिप्टी सीएम बने, जबकि वो सीएम का दावेदार थे और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, तो उनको ऐसा ऑब्वियस है, उनको लगना कि वो सीएम दोबारा बन सकते हैं, और उसके चलते इनका जो टकराव है बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र में चल रहा है और खुलेआम आ रहा है हमारे बीच में। सर, क्योंकि आजकल मॉनसून का मौसम चल रहा है, तो आए दिन महाराष्ट्र में एक इंसिडेंट हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या सरकार डेवलपमेंट कर रही है? देखिए, पिछले आप देखिए इतने सालों बाद में वहाँ पे कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए, इस बार हुआ, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अब केंद्र में भी है, राज्य में भी है, और हमारे बीएमसी में भी है, जिसको मुंबई महानगर पालिका कहते हैं। ये ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद आज आप देखिए कि नाला सफाई नहीं होता। 200 करोड़ का बजट था, मुंबई की मेयर रितु तावड़े थी, सीएम ने यह इंश्योर किया था मुंबई करों को कि कोई प्रॉब्लम इस बार नहीं होगा, मगर नाला सफाई नहीं हुआ, पूरा नाला ओवरफ्लो हो चुका है। मैन होल में गिर के एक बच्चे की मौत हो गई, एक आदमी की मौत हो गई, एक झाड़ गिरा बच्चे के ऊपर, वैन के ऊपर, 4 बच्चे घायल हो गए, एक की मृत्यु हो गई। ट्री को ट्रिमिंग करने का काम भी कॉरपोरेशन का होता, ये नहीं करते, लापरवाही बरतते, इसके कारण ये सारा हादसा हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो अपने आप को इंफ्रा मैन करके प्रोजेक्ट करते हैं, अब हमने देखा है कि अभी अभी फिलहाल बहुत ही दिन पहले, कुछ ही दिन पहले इन्होंने मिसिंग लिंक उन्होंने शुरुआत की, मतलब ये जो मुंबई पूना एक्सप्रेसवे है, लोनावाला और खंडाला को बाईपास करके एक डायरेक्ट मिसिंग लिंक बनाया था। उसमें 2 चीज़ें, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार तो है ही, दूसरा उस मिसिंग लिंक का उद्घाटन के 7 दिन के बाद खड्डे शुरू हो गए, और अब जब इतना बारिश गिर गया तो मिसिंग लिंक बंद हो गया, तो मिसिंग लिंक का सर्विस मिसिंग हो गया। तो ये हमारे इंफ्रामैन देवेंद्र फडणवीस जी का योगदान है। अब नॉर्मल हाईवे जब बनता है तब आप देख लीजिए कि एक हाईवे बनाने में 1.5 से 2 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्च आता है, और बहुत ही ज़्यादा रहेगा तो 5 करोड़ तक का खर्च आ जाता है। मिसिंग लिंक बनने में, जो कि टनल है और वैली के ऊपर से बहुत बड़े बड़े पिलर लिए, ये सारा चीज़ है, इस पे इन्होंने पर किलोमीटर 500 रुपया, मतलब करीबन 7,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। 7,000 करोड़ रुपया पर किलोमीटर, एवरेज 500 करोड़, मतलब एक हाईवे आप देखिए देश भर में बन रहा है 1.5-2 से लेके 5 करोड़ तक, और ये एक हाईवे ऐसा है जिसपे 500 करोड़ पर किलोमीटर में खर्चा है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में चल रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा आविष्कार है, 7 देशों की टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हुआ, फ्रांस से कोई आया, मतलब इतना सारा चीज़ बताया, और बोला 150 किलोमीटर प्रति रफ्तार से विंड भी अगर आए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर जैसा बारिश गिरा 2 दिन, उसी में बंद हो गया, ढेर हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देवेंद्र फडणवीस जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की इंफ्रामैन करके, वो फेल हो चुका है। मुंबई महानगर पालिका के अंदर एकनाथ शिंदे जी जब सीएम थे, उन्होंने सीमेंट रोड का शुरुआत किया। वो सीमेंट रोड के कारण आज झाड़ जो है, जो रोड के बाजू में झाड़ रहते 80%, मतलब आप कोई भी रोड पे चले जाओ आपको 80% झाड़ गिरा हुआ दिखेगा। बहुत नुकसान मुंबई का हुआ, पर्यावरण का हुआ, क्योंकि इनका गलत नीतियों के कारण। डांबरीकरण था रोड पर तो पोर्स होते थे, पानी अंदर जाता था।
सीमेंट रोड के कारण पानी अंदर नहीं जाता है, इसलिए फ्लडिंग हो रहा है और जाड़ को जो स्ट्रेंथ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जाड़ गिर रहे। तो इस महानगर पालिका के चुनाव के बाद, इनके हाथ में सत्ता आने के बाद आप ये देखोगे कि मुंबई महाराष्ट्र का बहुत नुकसान हुआ है। और पिछले जब 28-30 साल तक उद्धव ठाकरे जी के हाथ में शिवसेना था, तब भारतीय जनता पार्टी कहती थी, और कुछ ऐसा नुकसान होता था बारिश में तो कहती थी कि शिवसेना चोर है, शिवसेना के कारण हुआ। और अब जब ये सारा नुकसान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, मेयर उनका है, वो कहती है कि जो प्रशासन है उसकी गलती के कारण हुआ। मतलब दोनों सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पाक साफ बताती है। प्रशासन के ऊपर दोष बढ़ रहे, प्रशासन चला तो आप ही रहे हो, लोगों ने आपको इलेक्ट किया है। ऋतु तावड़े जो मेयर बनी है या देवेंद्र फडणवीस सीएम बना है, लोगों का नेतृत्व तो और प्रशासन का नेतृत्व आप कर रहे हो, तो आपका जिम्मेदारी आप कब लोगे, ये प्रश्न है। जी, क्योंकि आप अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलने वाले सबसे प्रमुख चेहरों में हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, अडानी वर्सेस मेदांता क्या? देखिए आपके ये जो दिल्ली के पास ही जो ये था, बहुत बड़ा एम्पायर था, जेपी इंफ्रा करके, ये एनसीएलटी में चले गए और बिडिंग हुआ। जी, देश में जितना बिडिंग होता है, आप वो समझ लीजिए, अदानी जी का कंपनी का पॉलिसी है कि कोई भी चीज़ लेना है तो बिडिंग से लेना। और बिडिंग कैसे होता है, आपको पता है कि प्रमुख 3-4 लोग बिडिंग करने वाले हैं। अदानी के हिसाब से टेंडर नोटिफिकेशन बनता है। अदानी जी को जब पता चल जाता है कि इसमें 4 लोग हैं, वो 4 लोगों को इनकम टैक्स के नोटिस डाले जाते, ईडी के फोन चले जाते, और ये सभी लोग उस बिडिंग से बाहर हो जाते हैं। मगर इस केस में इंटरेस्टिंगली ऐसा था, वेदांता के जो चेयरमैन हैं अग्रवाल साहब, वो इंटरेस्टेड थे और बिडिंग हुआ। बिडिंग में वेदांता का जो बिडिंग था वो करीबन 3,000 करोड़ ज़्यादा बिड किया उन्होंने, मतलब उनको मिलना चाहिए था। मगर एनसीएलटी है, ये आप जानते कि ये भारत सरकार के अंदर आती है। एनसीएलटी ने जिस कंपनी बिडिंग जिसने ज़्यादा भरा उसको दिया जाता है, तो वेदांता ने तो 3,000 करोड़ ज़्यादा भरा, फिर भी उन्होंने क्या किया कि ये अदानी को दे दिया। इसलिए अनिल अग्रवाल साहब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में और इसके ऊपर स्टे लाए। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट में गए, इसके ऊपर स्टे लाए, अनिल अग्रवाल के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। एक उनके फैक्ट्री में कहीं पे कोई हादसा हुआ तो डायरेक्ट, पहली बार हुआ ये, उसका मैनेजर पे, सुपरवाइजर पे नहीं किया, डायरेक्ट चेयरमैन जो यूके में रहते हैं उनके ऊपर कर दिया। और अब उनके ऊपर इनकम टैक्स और ईडी के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। मतलब इस देश में अगर कोई भी चीज़ सरकार बेचेगी और कोई अगर खरीदेगा तो वो इधर मुकेश अंबानी खरीदेगी या गौतम अदानी खरीदेगी। इसके अलावा अगर किसी को भी खरीदना है तो उनको कोई परमिशन नहीं है। और अगर फिर भी आप बिडिंग में हिस्सा लोगे और इनकी बात नहीं मानोगे तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा, आपको ईडी सीबीआई का धमकाया जाएगा। जी, अब मुलुंद की बात करते हैं, जहाँ से आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। तो वहाँ पे कई मुद्दे हैं कि डंपिंग ग्राउंड जैसा मुद्दा हुआ, और जो अडानी को कुछ लैंड एक्विजिशन में गई है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी दिल्ली आने से पहले कुछ दिन पहले 2 दिन पहले मुंबई में ही था, और ये जब बारिश हुआ तो महाराष्ट्र सरकार ने धारावी रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट तो उनको दिया, उसमें तो धारावी में 500 एकड़ वो डेवलप कर रहे हैं। मगर मुलुंड में जो अपात्र लोग हैं, अपात्र मतलब जो लोग वहाँ पे एलिजिबल नहीं है, उनको वो मुलुंड भेज रहे हैं। अब मुलुंड में उनका प्लान है कि जो सॉल्ट पैन है, तो ये आप मुंबई में अगर आप आए होगे, देखे होगे, तो आपको दिखेगा कि समुंदर का पानी हाई टाइड में अंदर आता है। इसको जब अड़ाते हैं, गांव के लोग वहाँ पे अड़ाते हैं, और जब वो सूख जाता है तो नमक बनता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट पैन। तो ऐसा 156 एकड़ जमीन मुलुंड से लेके विक्रोली तक का जमीन है, और यहाँ पे सॉल्ट बनने का काम पिछले 700-800 साल से चलता होगा। इसको अब अदानी साहब को देना चाहते हैं, और अदानी साहब ये जो यहाँ पे सॉल्ट बनता है इस जमीन को बर्नी करेंगे और यहाँ पे टावर खड़ा करके वो जो धारावी में 3 लाख लोगों को यहाँ पे लाने का उनका मंसूबा है।
मैं जस्ट दिल्ली आने से पहले उधर गया था और उधर लाइव किया और लोगों को बताया और सरकार को भी बताया, देखो ये किस तरीके से फ्लडिंग हुआ है। और ये जो सॉल्ट पैन है ये बैरियर का काम करता है। समुंदर का पानी जब अंदर आता है तो बड़े वेव्स होते हैं, उसको काटने का काम मैंग्रोव्स करता है और उसके बाद सॉल्ट पैन करता है, ताकि जो सिटी है उसके अंदर पानी भरे नहीं, लोगों के घर में पानी ना घुसे। मगर आप अगर सॉल्ट पैन के ऊपर बिल्डिंग बांधोगे तो पानी को जाने को जगह नहीं रहेगा, ये सिटी के अंदर घुसेगा, लोगों के घर पे घुसेगा। और ये जो सॉल्ट पैन की जगह पे आप बांध रहे हो, मार्शी लैंड होता है, सॉल्ट आपको पता है कि ये लोगों को खाने का काम करता है। तो ये जो बिल्डिंग बना भी रहे, ये 5-10 साल के बाद ये डसने वाला, मतलब गिरने वाला है। तो इसलिए, और एनवायरनमेंट की बात है, तो मैंने सरकार को अपील की है कि एनवायरनमेंट को देखते हुए आप ये देखिए कोई और ज़मीन उनको दे दीजिए, बट सॉल्ट पैन जो नेचुरल बैरियर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम हमें करना चाहिए। तो रीडेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्या है अगर डेवलपमेंट वहाँ पे हो रहा है? देखिए डेवलपमेंट, एक तो धारावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो तो सिंपल है, 500 एकड़ ज़मीन है उनके पास, वहाँ पे आप तोड़िए, बनाइए और वहीं पे उनको बसाइए, ये काम था। मगर गौतम अदानी बोल रहे कि नहीं, इसको लग के क्या, बीकेसी है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे पर स्क्वायर फीट का कीमत 1.5 लाख रुपया है। तो गौतम अदानी बोलते हैं वहाँ पे 10 एकड़ पड़ा है वो भी हमको दो, रेलवे का ज़मीन वहाँ पे 10-20 एकड़ पड़ा है वो भी दे दो। फिर कुर्ला में एक मानन डेयरी का ज़मीन था वो भी ले रहे, मलाड मारवे में जाके 150 एकड़ ले रहे, मुलुंड में आते ऑक्ट्रा नाका बंद हुआ 48 एकड़ वो भी उनको चाहिए, बस डिपो की जगह है वो भी चाहिए, डंपिंग ग्राउंड है वो भी उनको चाहिए। मतलब मुंबई में जो कोई जगह खाली दिख रहा है वो सब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे वो मांग रहे। और महाराष्ट्र सरकार जो गौतम अदानी और उसके टीम मांग रहे वो सब दे रही है, और दिल्ली से रिमोट से चल रही है इस वक्त। जो दिल्ली कहती है वैसे महाराष्ट्र सरकार गौतम अदानी के लिए जो जगह चाहिए उसका जीआर पास कर देती है और उनको हैंड ओवर कर देती है। सर अब तो ये नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जैसा कि बीजेपी में प्रथा है कि 75 साल के बाद कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं रहता है, तो पीएम मोदी के लिए आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये तो रूल मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी जी ने ही बनाया, क्योंकि जैसे वो 2014 में आए सत्ता में तो उनको लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ऐसे लोग नहीं चाहिए थे, तो उन्होंने 75 साल का एक मार्क बना दिया और इन लोगों को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। उसके बाद हमने देखा कि 19 में सुमित्रा महाजन जैसे लोगों को भी उन्होंने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। अब खुद नरेंद्र मोदी जी का 75 साल हो गया, जो रूल दूसरे के लिए अप्लाई करते हो अपने ऊपर भी तो इम्प्लीमेंट करोगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगले साल द्रौपदी मुर्मू जी का जो प्रेसिडेंटशिप है वो खत्म हो रहा है, और अब ये रेस है भारतीय जनता पार्टी में कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक ऑप्शन है कि अमित शाह जो है वो चाहते कि वो प्रधानमंत्री बने, ये बात किसी को छुपा हुआ नहीं है। आज जो दूसरे पार्टी से, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना है, यहाँ से एमपी जो जोड़ा जा रहा है वो भी तो हमें पता है कि ये अमित शाह के डायरेक्शन से तोड़ा जा रहा है। और इन अमित शाह को कंपटीशन दो लोगों से है, एक योगी आदित्यनाथ, दूसरा राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह एक ऐसे मिनिस्टर है, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, जो 2014 से लगातार मिनिस्टर रहे। नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में आप देखोगे जितने भी मिनिस्टर आते हैं जाते हैं, बट 14 से आज 26 तक कंटिन्यूस 12 साल दो ही मिनिस्टर है, गडकरी जी और एक राजनाथ सिंह। गडकरी जी को तो इन्होंने, उनके पीआर एजेंसी ने उनका प्रचार है, एथेनॉल है, हाईवे में जो खड्डे है वो दिखा दिया, तो उनका इमेज जो पहले बहुत अच्छा था आज खराब हो चुका है। राजनाथ सिंह जो है ये सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, और इसलिए हमारा स्पेकुलेशन ये है और चर्चा जनता में और बीजेपी सर्कल में ये है कि हो सकता है राजनाथ सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया जाए, ताकि प्रधानमंत्री का सीट
अमित शाह के लिए सिक्योर किया जाए। राजनाथ सिंह को प्रेसिडेंट बनाने से एक और फायदा ये है, क्योंकि फॉरवर्ड है तो योगी आदित्यनाथ को अगेन आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। और देवेंद्र फडणवीस जी ये भी एक बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट है, वो भी ब्राह्मण समाज के आदमी है। तो राजनाथ सिंह को अगर प्रेसिडेंट बनाया तो एक फॉरवर्ड कास्ट का है, तो प्राइम मिनिस्टर में आप योगी आदित्यनाथ को भी नहीं बना सकते, देवेंद्र फडणवीस को भी नहीं बना सकते, और कोई ओबीसी चेहरा को आपको बनाना पड़ेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी चेहरा में अमित शाह ही। आप ये कहना चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी पीएम के कैंडिडेट हैं? बिल्कुल। अब जिस हिसाब से उनकी आरएसएस में पेट है और जिस हिसाब से वो मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरी बार सीएम बने, वैसे देखिए टेक्निकली तीसरी बार, और एक 2.5 साल के लिए डेप्यूटी सीएम रहे, उनका भी एस्पिरेशन ये है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने। तो वो भी एक बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर है। इसलिए कभी कभी अमित शाह जो एकनाथ शिंदे जी को ताकत देने का काम करते हैं, और ये जो जैसे ये एमपीज का हुआ, इसलिए अमित शाह बार बार जो है एकनाथ शिंदे के जरिए देवेंद्र फडणवीस को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, ताकि वो महाराष्ट्र में ही उनकी राजनीति रहे और वो दिल्ली तक ना आ पाए। ठीक है सर। सर रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस होंगे अपने। एक शब्द में देवेंद्र फडणवीस को डिफाइन कीजिए। देवेंद्र फडणवीस जी अपने आप को इंफ्रामैन कहते हैं, बट मुझे देवेंद्र फडणवीस जी इंफ्रामैन के जो उलट है वो दिख रहे। वो हम लोग मराठी में बोलते विनाश। मतलब उन्होंने जिस हिसाब से एनसीपी का 2 भाग किया, शिवसेना को तोड़ने का काम किया और महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम किया, तो देवेंद्र फडणवीस को विनाश मैन करके मैं कहूँगा। एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे जी को तो महाराष्ट्र का जनता ये कहती है 50 कोके एकदम ओके, तो उनको तो कोके मैन कहूँगा। जिस हिसाब से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जब वो सीएम रहे, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, और उन्हीं के आमदार कुछ दिन तक उद्धव जी के पास थे और वो कहते थे कि हमें 50 करोड़ का ऑफर हुआ आया है। संतोष बांगर करके एमएलए को कहा कि मेरे को कल फोन आया था 100 करोड़ का, मैं नहीं जा रहा हूँ, और 2 दिन के बाद वो चला गया एकनाथ शिंदे में। मतलब महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा ये कहता है 50 कोके एकदम ओके, तो एकनाथ शिंदे को कोके मैन कहा जाएगा। कोके मतलब करोड़ को कोका बोलते हैं। उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व व्यक्तित्व आप देखोगे तो सबसे डिसेंट क्लीन पॉलिटिशियन है वो, और उनको आप अगर मिलोगे, और क्योंकि मैं तो काम कर चुका हूँ, मैं गया हूँ, उनसे बात किया और डिस्कशन किया है, तो मुझे तो वो बहुत ही अच्छे, मतलब जो उनका इमेज बनाया गया उसका पूरा का पूरा उल्टा है। वो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री रहे और अच्छे लीडर है, साफ सुथरा लीडर है वो। शरद पवार? शरद पवार तो भीष्म पितामह है उनका, तो आपको पता ही है कि आज महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक कुछ भी हो रहा है, बिना शरद पवार जी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री किस दल से होगा? मुझे लगता है कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया, सबसे ज्यादा एमपी आज महाराष्ट्र में जो है वो कांग्रेस के पास है, और जिस हिसाब से लोकल पार्टियां टूटी, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूटी है, क्योंकि 2-2 भाग है आज, तो बचता बीजेपी और कांग्रेस। तो मुझे लगता है कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत? जनता, विचारधारा और सच्चाई। सबसे बड़ी कमजोरी? सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी है कि हम मार्केटिंग में बहुत पीछे है। मार्केटिंग हमें नरेंद्र मोदी जी से सीखना पड़ेगा। 2019 में केंद्र में किसकी सरकार? देखिए 2014 में हम 40 थे, 19 में हम 44 थे, अब 2024 में हम 102 में आ गए, और 2029 में हम 150 पार करके हमारी सरकार बनाएंगे। विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा? राहुल गांधी। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा? बेरोजगारी और किसान आत्महत्या।
राकेश जी, कुछ कमीशन खोरी का मामला सामने आया था शिंदे से गवर्नमेंट में, उस पे समझाएंगे, जरा इलेबोरेट करेंगे उसको? देखिए, एकनाथ शिंदे जी की जब सरकार रही, सबसे ज़्यादा करप्शन उस समय हुई। पहली बार महाराष्ट्र में इतना पैसे कमीशन के रूप में लिया गया कॉन्ट्रैक्टरों से, और इसलिए आप देखिए कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हुआ। थाने के अंदर थाने बोरिवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट था। यहाँ पे एल&टी जैसी कंपनी ने उस टेंडर में 3,000 करोड़ कम भरा था। उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट मेगा इंफ्रा करके कंपनी को दिया गया। इसके बाद एल&टी ने कहा कि हमने टेंडर कम भरा है, फिर भी आपने मेगा इंफ्रा को दिया करके वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मतलब इतना खुलेआम कमीशन खोरी का काम चल रहा था। और अब महाराष्ट्र में जितने पीडब्ल्यूडी हो कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो लोग ने खुलेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि मंत्रालय में आज देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, 40% कमीशन लिया जा रहा है। और इसलिए हमारे जो एमएलसी है सतेज पाटिल, जो पूर्व मंत्री भी रहे, उन्होंने आरोप लगाया है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टर आके मिले कि बिना 40% कैशबैक दिए बिना महाराष्ट्र में कोई काम कॉन्ट्रैक्टर्स को मिल नहीं रहा है। इसलिए कॉन्ट्रैक्टर परेशान है। और अगर इतना सारा पैसा ये लोग कमीशन के रूप में लेंगे तो काम एक्चुअल कहाँ पे होगा। और अकोला करके एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो खुलेआम बोलता है कि आप लोग मतलब माइक पे सभा में कि आप कमीशन लो बट थोड़ा सा कम लो। मतलब करप्शन को भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने, जो शिंदे गट है, उन्होंने लीगलाइज कर दिया, ऑफिशियल बना दीजिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर महाराष्ट्र के अंदर बिना कमीशन दिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पा सकता। उसी का वही कारण है जो आज दिन घटनाएं सामने आज घटनाएं आ रही है। और ये जो रोड में खड्डे है कि खड्डे में रोड है, पता नहीं चल रहा जनता को। राकेश जी, धन्यवाद। आपने हर मुद्दे पर अपने सारे जो व्यूज हैं बेबाकी से रखे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमें आपके स्टूडियो में बुलाया, पॉडकास्ट में बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।